आज हम इस ऑडियो में गद्य गरिमा के तीसरे पाठ भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, उसके गद्यांश की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब जितना हम पहले हम पढ़ा चुके हैं, उसके आगे हम आपको गद्यांश का जो मुख्य वो भी अवतरण है, जो अभ्यास में भी दिया गया है, उसके आगे हम चलते हैं। वह गद्यांश संकेत के माध्यम से मैंने बताया भी है। भाषा सामाजिक भाव प्रगटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। इसमें लेखक ये बताते हैं कि सामाजिक भाव प्रकटीकरण का मतलब होता है सामाजिकता के भाव को प्रकट करना। मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके वह अपने विचारों का, अपने भावों का आदान प्रदान एक दूसरे से करता है, परस्पर करता है। और उसका जो आदान प्रदान है वह सुबोध होना चाहिए, अर्थात बोधगम्य होना चाहिए। सुबोध का मतलब बोध माने वह अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ऐसा हमारा जो आपसी जो संवाद होता है, अपने विचारों को हम प्रकट करते, तो हमारे विचारों में वह बोधगम्यता होनी चाहिए कि जिसको हम आसानी से एक दूसरे के भावों को समझ सकें। इसी के लिए भाषा उद्दिष्ट है, अर्थात उसी के लिए वह उद्देशित है, वही इसका उद्देश्य है, इसीलिए उसको निर्देशित किया गया है। अब आगे उसके अतिरिक्त उसकी ज़रूरत ही सोची नहीं जाती, कहना उसके लिए इसके अतिरिक्त उसका कोई कार्य है ही नहीं। भाषा क्या हमारी बोली है और इस बोली के माध्यम से ही हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त द्रष्टव्य, मतलब जो दिखाई दे रहा है, अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। निहित माने समाहित है। संश्लिष्टता मतलब सूक्ष्म विशेषता। समसामयिक सामाजिक चेतना का मतलब होता है सामाजिक जो हमारी मान्यता है, समाज में रहने वाले लोग हैं, उनमें विचारों में क्या परिवर्तन हो रहा है, उनमें कौन कौन से नए नए भाव जन्म ले रहे हैं, नई नई कौन सी खोजें आविष्कार हो रहे हैं। इससे इसका मतलब है। दुरूहता का मतलब होता है कठिनता, अस्पष्टता। परिहार का मतलब होता है निराकरण। कहते हैं इस उपयोगिता की सार्थकता, मतलब भाषा की जो हमारी भाषा उपयोगी हो, वह उसकी उपयोगिता तभी सार्थक होगी जब वह समसामयिक, मतलब हमारे समय के अनुसार जो सामाजिक हमारी मान्यताएं हैं, उसमें समाज में रहने वाले लोगों में क्या विचारों में क्या परिवर्तन हुआ है, उनमें अनेक प्रकार की जो सूक्ष्म विशेषताएं हैं, जो बहुत बारीकी से जिसका वर्णन किया गया है, उसके दुरूहता का, उसमें जो अस्पष्ट है, जो अस्पष्ट नहीं हो पाता है, उसमें जो दुरूहता है, जो कठिनाई है, जब तक उसका निराकरण नहीं होगा तब तक उसकी उपयोगिता सार्थक नहीं होगी। जब उसकी कठिनता का निराकरण हो जाएगा, उसमें जो सूक्ष्म विशेषताएं हैं, उसमें जो बारीकी से जिसका वर्णन किया गया है, जब तक वह बोधगम्य नहीं होगा तब तक वह उसकी उपयोगिता सार्थक नहीं होगी। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। कहते हैं, लेखक ये बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तमाम अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के, मतलब हमारे तमाम अन्य प्रकार की जातियां हमारे देश में आई हैं, तो उन जो अन्य जातियां आई हैं वो अपने साथ अपनी भाषाओं को भी लाया, अपनी बोलियों को भी लाया है। उनकी भाषा हमारी भाषा में मिल जाती है और उनके और जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी परंपराएं हैं, वह भी नए रूप में हम आती हैं हमारे भारतीय संस्कृति में। तो कहते हैं जब वो नए शब्दों का, नई परंपराओं का जब समावेश होता है, तो अगर उन शब्दों को हम कैसे ग्रहण करें, ज्यों का त्यों,
लेखक ये बता रहे हैं कि उसमें कोई परिवर्तन, क्योंकि जब उसका पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में नहीं मिलता, हमारी भाषा में जिसमें वो मिलते हैं, अगर हमारी भाषा में उन नए शब्दों का उसका पर्यायवाची, उसका समानार्थी शब्द नहीं मिलता है, तो उसको हम वैसा ज्यों का त्यों उसको हम अपनी भाषा में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी भाषा गतिशील नहीं होगी, वह जीवंत नहीं होगी, उसमें नवीनता नहीं आएगी। और जिस भाषा में नव्यता नहीं है, नवीनता नहीं है, सजीवता नहीं है, वह भाषा मृत प्राय हो जाती है और भाषा वहीं रुक जाती है, उसकी विकसनशीलता समाप्त हो जाती है। यही क्या है? यही भाषा की आधुनिकता है। भाषा की आधुनिकता, अगर कोई पूछे कि भाषा की आधुनिकता क्या है, उसका आधुनिकता होना क्या है, आधुनिकता से आप क्या समझते हैं, तो आप यही उसका उत्तर देंगे कि भाषा में नए नए भाव, नए विचार, नई रीतियाँ, नई परंपराओं का समावेश होना ही भाषा की आधुनिकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। कह रहे हैं लेखक, भाषा हमारी जीवंत बनी रहे, उसकी सजीवता पूर्ण रूप से बनी रहे, और उसकी सजीवता तभी पूर्ण रूप से बनेगी जब उसमें हम नवीनता को हम पूर्ण रूप से आत्मसात करेंगे, ग्रहण करेंगे। अर्थात नए नए शब्द, नए विचार, नए भाव, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उन सबको हम जब ग्रहण करेंगे तभी हमारी भाषा की सजीवता, उसकी जीवंतता तभी बनी रहेगी। अब आपका जो रेखांकित अंश है यही है, भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है। कहते हैं सहज गति, स्वतः से मतलब उसका स्वतः, किसी के द्वारा नहीं, उसका निजी गुण है, उसका स्वाभाविक गुण है गतिशील होना। वह हमेशा गतिशील होती रहती है, और इस गतिशीलता के अनुभव नए नए भावों को, विचारों को, नए शब्दों को, नए अर्थ को, नए भाव को वह ग्रहण करती चलती है। तो भाषा म्यूजियम मतलब संग्रहालय। संग्रहालय में क्या होता है? ऐतिहासिक वस्तुओं को एक धरोहर के रूप में रखा जाता है। इसमें जो है प्राचीन ऐतिहासिक जो वस्तु होती हैं, निष्प्राण होती हैं, उनका संग्रह किया जाता है। लेकिन भाषा कोई पुरातन और निष्प्राण वस्तु नहीं है जिसको म्यूजियम में रखी जाए। उसमें परिवर्तनशीलता, नव्यता और सजीवता आदि का गुण होता है। अपने इसी विशेष गुणों के कारण भी वह विकास करती है, आगे बढ़ती है। उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। कहती हैं उसका स्वाभाविक गुण है कि वह हमेशा गतिशील रहती है, आगे बढ़ती रहती है, नए नए शब्दों को, नए अर्थ को, नए भावों को, नई रीतियों को, नई परंपराओं को लेते हुए अपने में युग के अनुसार, अपने बदलते हुए युग के अनुसार, बदलते हुए परिवेश के अनुसार, बदलती हुई संस्कृति और परंपरा के अनुसार वह नए नए शब्दों को ग्रहण करके आगे बढ़ती रहती है। इसका वह स्वाभाविक गुण है। वह युग के प्रवाह के साथ हमेशा, जैसा युग हमारा बढ़ता रहता है उसी तरह से वह भी आगे बढ़ती रहती है। जैसे नदी की धारा है, वह क्या करती है? नदी की धारा भी अपने में सब वस्तुओं को, चाहे वह अच्छी वस्तु हो चाहे वह गंदी वस्तु, सबको वह समेटती हुई इसकी धारा निरंतर बढ़ती रहती है, और अपने उसका स्वभाव है निरंतर आगे बढ़ते रहना। इसी तरह भाषा भी का स्वाभाविक गति है कि वह आगे बढ़ती रहती है, वह सबको समेटती हुई, नए चाहे किसी भी भाषा के शब्द हों, चाहे अंग्रेजी भाषा का हो, चाहे अरबी भाषा का हो, चाहे फारसी भाषा का हो, चाहे जिस तरह की भाषा का जो शब्द है वह उसको अपने में आत्मसात करके आगे बढ़ती रहती है, परंतु उसके मूल स्वरूप को नहीं विकृत करना चाहिए। उसका मूल स्वरूप बना रहे, उसको उसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन न किया जाए। अब ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। इसका भी हमने ये पूरा जो गद्यांश है, पहला वाला गद्यांश,
उसकी व्याख्या और उसका प्रश्नोत्तर हो चुका है। दूसरा ये गद्यांश है। अब इसके हम प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वह इस प्रकार है। इसमें पहला जो प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। इस प्रथम अवतरण का पहला जो प्रश्नोत्तर है वही इसका उत्तर है, अपना लिख लीजिएगा। दूसरा है, भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उत्तर है, भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि वह सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण करती है, जिससे उसकी सजीवता और गतिशीलता बनी रहती है। इस उत्तर को इस प्रकार लिखिए अथवा ऐसे लिखिए, नित्य नूतनता को ग्रहण करना और अपनी सजीवता और गतिशीलता को बनाए रखना भाषा की प्रमुख विशेषता है। ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है, भाषा के उपयोगिता की सार्थकता किसमें निहित है? इसका उत्तर है, भाषा के उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में निहित है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किसका स्पष्टीकरण किया गया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में यह स्पष्टीकरण किया गया है कि कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से, माने उसके संपर्क से, संसर्ग मतलब संपर्क से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बता दिया है, पुनः हम व्याख्या आपको बता रहे हैं। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि भाषा सजीव, जीवंत और परिवर्तनशील होती है। भाषा संग्रहालय में रखी जाने वाली अन्य प्राचीन वस्तुओं के समान ऐतिहासिक वस्तु नहीं है। जैसे म्यूजियम में प्राचीन ऐतिहासिक महत्व की निष्प्राण वस्तुओं का संग्रह होता है, उसी प्रकार भाषा पुरातन और निष्प्राण वस्तु नहीं है। उसमें परिवर्तनशीलता, नव्यता, सजीवता आदि विशेष गुण होते हैं। भाषा में युग के अनुरूप संस्कृति, विचारों और भावों को व्यक्त करने का स्वाभाविक गुण होता है। वह युग के प्रवाह के साथ आगे बढ़ती रहती है। यही भाषा की स्वाभाविक गति होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक भाव प्रकटीकरण का क्या अर्थ है? ये प्रश्न आपके अभ्यास में नहीं दिया है, दो प्रश्न मैंने अपने से बनाया है। उसका उत्तर है, सामाजिक भाव प्रकटीकरण का अर्थ है सामाजिकता के भाव को प्रकट करना। अगला प्रश्न है, संश्लिष्टताओं और दुरूहता शब्द का अर्थ लिखिए। संश्लिष्टताओं का अर्थ है सूक्ष्म विशेषताओं और दुरूहता का अर्थ है अस्पष्टता। अब आपका ये पूरा गद्यांश, दो गद्यांश जो मुख्य थे, अभ्यास में भी दिया गया है, ये दोनों गद्यांश के व्याख्या और प्रश्नोत्तर आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।